इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग टर्मिनेटर के बारे में कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है प्रोग्रामिंग में और इसका काम क्या है। ये इससे हम सिर्फ ये समझेंगे कि कैसे हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स इनपुट और आउटपुट कराने के लिए, जैसे कि हम नॉर्मल कैरेक्टर्स और नंबर्स को पहले इनपुट और आउटपुट करवाते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल टाइप करके बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा उस एग्जांपल को। कुछ एक छोटी सी चीज़ मैं शायद आपको लास्ट सेशंस के अंदर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में बताना भूल गया था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आपको आगे चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी। एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम होगा ये। इसमें मैं दो क्या टाइप का वेरिएबल लूँगा, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। हमें बताया कि 65 जो है ए का एस का ही कोड होता है। तो अगर मैं एक्स को असाइन कर दूँ ए, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ और बताया था, छोटी सी चीज़ एक सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो कि आप भी लिख लीजिए। हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, लेकिन मुझे ये बताना नहीं चाहिए आपको। प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। अब यहाँ पर परसेंटेज डी को रिप्लेस किया जाएगा एक नंबर से, जो कि यहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल ए और उसको कैरेक्टर में लिखा मैंने। इससे होगा ये कि इसका एसकाई कोड जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और उसका ए का एसकाई कोड प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं प्रोग्राम। बेसिक है प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा कैरेक्टर ए, मतलब कि कैरेक्टर ए से एसोसिएटेड जो भी नंबर है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ये कर लिया हमने सेव और कंपाइल। रन किया तो 65 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि 65 जो है वो ए का एसकाई कोड है। बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके लिए, अभी के लिए याद रहे, ए का एसकाई कोड है 65। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं जो आपको शुरू में समझाने वाला था वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन साथ ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं दो क्या टाइप के वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एक्स और एक वाई। एक्स को मैं असाइन कराता हूँ कैपिटल ए, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। वाई को मैं असाइन कराता हूँ 65, फिर वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज, कैरेक्टर्स प्रिंट कराऊंगा एसोसिएटेड परसेंटेज सी बैकस्लैश एन कॉमा एक्स। उसके बाद में अगली लाइन पे हम वाई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, वैल्यू ऑफ वाई इज परसेंट, ये भी हम कैरेक्टर ही प्रिंट कराएंगे। सेव कर ले, इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ए और वैल्यू ऑफ वाई इज ए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम एस का कोड भी असाइन कराते हैं तो भी परसेंटेज सी के थ्रू कैरेक्टर उससे उस एस का कोड से एसोसिएटेड कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। और अगर हम डायरेक्टली उस कैरेक्टर को ही असाइन कराते हैं तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है और आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हम सीखने वाले हैं उसका काम आने वाला है इसमें। तो हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, मतलब लास्ट सेशन मैंने स्ट्रिंग नाम से जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने स्ट्रिंग के अलावा दूसरी चीज़ें काफ़ी डिस्कस करी थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में मेनली कि स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग इक्वल टू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या होती है? अक्षरों के समूह को ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लिखा है JATIN, जतिन नाम मेरा। तो ये 1 2 3 4 और 5 वर्ड की स्ट्रिंग हो गई, 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग हो गई, 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग। मैं बीच बीच में हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ को हिंदी में नहीं लिख सकते। जैसे कि लास्ट सेशन आपने बफर वाला देखा होगा, उसमें कुछ ऐसी थ्योरी है, जो कुछ ऐसी कहानी है जो आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना पड़ेगी, या फिर ऐसी लैंग्वेज में जो आपको सबसे बेस्ट समझ में आती हो। तो अब हमने लास्ट सेशन में एक स्ट्रिंग को रैम के अंदर स्टोर भी करा लेते हैं, उसके लिए हमने एक अरे बनाई थी। अब इसमें हम उसी स्टोर कराई हुई स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ की मदद से। और जब हम प्रिंट कराएंगे तब काम आएगा स्ट्रिंग टर्मिनेटर का।
कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग को स्टोर करा के बताता हूँ रैम में। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, ये मैंने मेन फंक्शन लिखा। यहाँ पर मैं क्या टाइप का वेरिएबल लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा नेम, क्योंकि मैं उसमें नेम स्टोर कराने वाला हूँ। इसकी कैपेसिटी मैं फ़िलहाल के लिए 50 रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो नेम एक्चुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैंने लिखा जतिन, उसके बाद में मैंने लिखा अश्वनी। तो अब इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस है, ये तो 5 कैरेक्टर का है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स का हो गया। तो कैपेसिटी हमेशा मेरे पास में एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, कभी मुझे जगह कम नहीं पड़ना चाहिए। हम बेसिक जनरल लाइफ में भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा हो तो हमें चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए कोई सी भी चीज़। तो हम सबसे पहले इस अरे के 0th एलिमेंट में मैं मेरा नाम स्टोर करा के बताता हूँ आपको। जे ये स्टोर हो गया, उसके बाद में ये टी, सॉरी नेम 3 आई और नेम 4 में n, इसको मैं प्रिंट करा दूंगा। अब जब स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जाता है तो उसको स्ट्रिंग का नाम पास किया जाता है सिर्फ। तो आप बोलेंगे कि आपने लास्ट सेशन में सीखा है कि जहाँ पर भी अगर स्ट्रिंग अरे का नाम लिखा हो तो वो एम्परसेंट अरे का नाम और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, यहाँ पर भी इस केस में भी वही होगा, क्योंकि वो जो एम्परसेंट और ब्रैकेट 0 लिखता है वो कंपाइलर लिखता है। अब कंपाइलर के लिखने से फर्क ही पड़ेगा कि अब इस बार प्रिंटएफ के पास में एड्रेस पहुंचेगा, लेकिन प्रिंटएफ में जो परसेंटेज एस की फंक्शनैलिटी है वो कुछ ऐसी डिजाइन की हुई है कि वो एड्रेस, उस एड्रेस पे रखा हुआ डेटा का जो एसकाई कोड है वो प्रिंट करना स्टार्ट करता है आगे तक। यहाँ पर मैं बैकस्लैश का यूज करना भूल गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी एम्परसेंट और नेम 0 ही लिखूं, तो हमने ऐसा देखा है कि एम्परसेंट नेम ऑफ 0 में और नेम में अभी कोई फर्क नहीं होता। तो चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट प्रिंट करूंगा तो जतिन प्रिंट हो रहा है बिल्कुल। अब आप जब ये वाला कोड आपके सिस्टम पे रन करके देखेंगे, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सीख ली कि यहाँ पर एम्परसेंट और ये ब्रैकेट 0 लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए कंपाइलर अपने आप लगा देगा, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, उससे हमारी बात प्रूव हो जाएगी। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया, कंपाइल कर लेता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं है और जतिन प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये बोलूँगा कि आप ये प्रोग्राम को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर कोई मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ प्रैक्टिकल करता है तो अभी इसमें एक समस्या आने वाली है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। इसके अंदर हमने प्रिंटएफ का यूज़ किया है परसेंटेज एस स्पेसिफायर के साथ में, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में, जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, जो कि वो एड्रेस से एसकाई कोड्स उठाता है, उनके हिसाब से उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते जाता है। अगर मैं यहाँ पे JATIN की जगह पर इनके एसकाई कोड्स असाइन कराता तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाते बिना किसी टेंशन के। इसमें कोई सोच विचार करने वाली बात नहीं है, मैं इसके पहले इस सेशन की शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप आपके विंडोज़ के सिस्टम में इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो समस्या क्या आएगी। तो मैं समस्या इसी कोड में छुपी हुई मैं आपको बताया। तो इस कोड को हम वर्कआउट करते हैं रैम में। मैं फिर से आपको बोलूँगा कि वर्कआउट करने से 80% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी पकड़ में आ सकती है, और आप 80% जो आपकी प्रॉब्लम पकड़ में है उनका सॉल्यूशन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि वो प्रोग्राम वर्कआउट कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। कैर नाम का मतलब एक एक बाइट और 50 बाइट एलोकेट कराएं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 49 तक, और शुरुआत वाली 0, ये 50 बाइट्स हो गई। इनका नाम दिया गया है नेम, ठीक है। 0th पे जो हमने जे लिख दिया, अभी मैं सिर्फ एसकाई कोड्स का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जे लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर टी, अगले में आई, उसके बाद में एन। अब आगे क्या, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर आपको याद हो तो हम अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराएं तो उसमें गार्बेज वैल्यू फिट होती।
तो इस पूरी अरे में तो गार्बेज वैल्यू फिट है। तो अब आपके विंडोज सिस्टम में होगा ये कि ये जे ए, ये टी, ये आई, ये एन, इसके बाद में जो चीज़ रहेगी मैं समझाता हूँ आपको। अब ये तो शुरू के 5 है, इसके बाद में और 45 बाइट्स भी है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 49th बाइट है, तो इनमें तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी भरा हुआ है। अब ये जो कुछ भी भरा हुआ है इसके हिसाब से भी आउटपुट प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें हमने प्रिंट एफ को ये थोड़ी बताया कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी फिर से एम्परसेंट और ये ब्रैकेट 0 लगाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमने प्रिंटिंग स्टार्ट करवाई 0th एड्रेस से, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग स्टार्ट कराई 0 एड्रेस से। अब हमने ये तो बताया नहीं कि हमें ख़त्म कब करना है प्रिंटिंग। मतलब कि ये तो चाहे तो अगर आपके विंडोज सिस्टम में हो सकता है कि 49 के 49 प्रिंट हो जाए, शुरू में जरूर जतिन प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद में कुछ तो भी उलझुल कैरेक्टर्स प्रिंट होने लगेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाएगा, खाली स्पेस प्रिंट हो जाएगा, परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा, कुछ नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, कुछ भी प्रिंट हो सकता है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल चीज़ है वो, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पहले से ही नहीं बता सकता कि, क्योंकि उसमें पहले से क्या वैल्यू रखी है वो किसको पता, गार्बेज वैल्यू क्या होने वाली वो किसी को भी नहीं पता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर यूज में आता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। स्ट्रिंग टर्मिनेटर में मान लीजिए कि हमें 0 कैरेक्टर को स्टोर कराना है, तो इसका एस्काई कोड होता है 48। अब अगर मान लो कि एस्काई कोड 0 हो, तो जो एस्काई कोड 0 पे जो कैरेक्टर होता है, यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा वो कहलाता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अगर प्रिंटएफ को प्रिंट करते करते रास्ते में स्ट्रिंग टर्मिनेटर मिल गया, जो कि अभी यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, स्ट्रिंग टर्मिनेटर मिल गया, तो वो वहीं पे उस प्रोसेस को रोक देगा और ख़त्म कर देगा। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो 0 से एसोसिएटेड, 0 एस्काई कोड से एसोसिएटेड जो कैरेक्टर होता है वो होता है, जैसे \n लिखते हैं हम वैसे ही \0, ये होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मेरे सिस्टम पे सिर्फ जतिन प्रिंट क्यों हो रहा है, तो मैं लिनक्स सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज अलग होती है। इसमें प्रिंटएफ प्रिंट करते टाइम एन के बाद में रुक जाता है, मतलब कि जहाँ तक इनपुट है वहाँ रुक जाएगा, लेकिन विंडोज़ में या दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में वो नहीं रुकता, और वो प्रिंट करते जाएगा धड़ाधड़ जब तक कि पूरी अरे खत्म नहीं हो जाती। अगर बीच में उसको कोई \0 मिल जाए या फिर एस्काई कोड 0 मिल जाए, तो वो वहाँ पर प्रोसेस रोक देगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो करना कुछ नहीं हमें, जब हमारा इनपुट पूरा हो जाए उसके अगले अरे एलिमेंट में हमें \0 को एंटर करवा देना है। उससे आपके विंडोज सिस्टम में भी सिर्फ जतिन ही प्रिंट होगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं होगा। इसको कंपाइल करके बताता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। रन करके देख लेते हैं, अभी भी जतिन प्रिंट हो रहा, बढ़िया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये नेम वाला स्टेटमेंट नहीं है, इस नेम पर इसके n के आगे अब यहाँ पर गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू पड़ी, वो क्या है हमें पता नहीं। यहाँ पर भी कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी, फिर अगले एलिमेंट पे कुछ और गार्बेज वैल्यू पड़ी। अब ये गार्बेज वैल्यू मैंने मैनुअली सेट करी है, आपको मैनुअली सेट करने की ज़रूरत नहीं, विंडोज सिस्टम में ऑलरेडी सब में गार्बेज वैल्यू मिलेगी आपको। ऐसा नहीं इस सिस्टम में भी गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन इस सिस्टम पे जो प्रिंटएफ काम करता है वो जहाँ तक इनपुट है वहीं तक काम करता है, गार्बेज वैल्यू के लिए काम नहीं करता। इस बार तो हमने गार्बेज वैल्यू खुद आगे रखे दी है, तो इनसे रिलेटेड भी कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि मैं लिनक्स पे हूँ तो वो कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे, शायद उनकी जगह पर ये वार्निंग जनरेटेड है, इसका मतलब कि प्रोग्राम बन चुका है। मैंने जो वैल्यूज असाइन की है अब उनकी जगह पर कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। अब क्योंकि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ तो इसमें सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। आप हो सकता है विंडोज़ पे है तो आपके उसमें सारे कैरेक्टर्स हो। अभी क्वेश्चन मार्क्स प्रिंट होने वाले हैं, ये देखिए आप, ये अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट है, ये जतिन के आगे वाला बिल्कुल ऐसा ही आपको आपके सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि जब भी हम हमारा इनपुट कंप्लीट करते हैं, ये तो हमने इनपुट को हार्ड कोड करा है, जब हम इनपुट करवाते हैं उसकी भी धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंटएफ की बात कर लेते हैं। तो जब भी आप आपका सारा अरे में एलिमेंट्स इनपुट करवा दें,
उसके बाद में या तो 0 लिख दें, 0 लिखने की जगह पे आप चाहें तो \0 लिख दें। मैंने हमेशा \0 का ही यूज़ किया है, मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप \0 ही लिखें। उससे अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं तो \0 और ये सिंगल कोट्स अलग से दिखेंगे, सिर्फ 0 से हो सकता है इंटरव्यूअर को लगे कि आपका कोड गलत है और वो काट के आगे बढ़ जाए उसको। तो आई रिकमेंड कि आप इस \0 को जब जब यूज़ करें, जब जब आपकी सारी इनपुट हो जाए। अब मैं चाहूँगा कि आप आपके सिस्टम पे आपका ही नाम डाल के देखें इनकी जगह पर, मेरे नाम के कैरेक्टर्स की जगह पर आपके नाम के कैरेक्टर डालें और एंड में \0 पहले नहीं लगाकर आउटपुट प्रिंट कराएं। तो आपके नाम के आगे कुछ गार्बेज वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। उसके बाद में आप ये वाली लाइन ऐड कीजिएगा एंड में, आपका नाम कोड करने के बाद में आप ये वाली लाइन ऐड कीजिएगा। उसके बाद में जब आप प्रिंट कराएंगे %s से, उस टाइम पर आपके सिस्टम पर कोई गार्बेज वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ आपका नाम प्रिंट होगा। ये तो गई स्ट्रिंग टर्मिनेटर की बात कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्यों होता है। स्ट्रिंग टर्मिनेटर से हम बताते हैं, ऐसा आप लिख लीजिए कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर, यहाँ पर लिख लीजिए \0 इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि जहाँ पर भी अगर \0 आ गया स्ट्रिंग में आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे अरे एलिमेंट है, 5 अरे एलिमेंट है, आखिरी में \0, यहाँ पर A B C D आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अगर \0 आ गया इसका मतलब कि स्ट्रिंग फिनिश्ड। इसके आगे जो भी मिलेगा वो गार्बेज मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। इसलिए यूज होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर का। और प्रिंटफ वैल्यूज अरे की जब तक प्रिंट करते जाएगा जब तक कि उसको \0 या फिर 0 नहीं मिल जाए। \0 तो कैरेक्टर है, अगर हार्ड में 0 लिखूं, यहाँ पर कोड में \0 की जगह आप सिर्फ 0 लिख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी वही आउटपुट जनरेट होगा। आपके उसमें भी अब इस बार गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, ये सिर्फ जतिन लिखा हुआ आगे। तो या तो \0 आना चाहिए या फिर न्यूमेरिक वैल्यू में 0। ASCII कोड में चार्ट के हिसाब से कैरेक्टर में एक \/ और 0 आना चाहिए, नहीं तो नंबर वाइज, ये कैरेक्टर है नंबर वाइज 0 आना चाहिए। और इसका ASCII कोड के हिसाब से नंबर 0 ही होता, और बाइनरी में तो 0 भी 0 ही होता, मतलब कि बाइनरी में भी 0 ही मिलेगा। तो इससे डिटरमाइन किया जाता है आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब बात करते हैं इनपुट की। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमें स्ट्रिंग को इनपुट कराना है। स्ट्रिंग इनपुट कराने से अब स्ट्रिंग को इनपुट कराने का मैकेनिज्म पहले समझते हैं, उसके बाद में इनपुट करेंगे। स्कैनर %, यहाँ पर s लिखेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग इनपुट करवा रहे हैं। जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो %s यूज करते हैं, जब इनपुट कराएंगे तो %s यूज करेंगे स्ट्रिंग के केस में। उसके बाद में कहाँ पर रखना है, अब इस बार तो एम्परसेंट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ नाम लिख देना है अरे का, क्योंकि इसको तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ऐसा बना ही देगा। तो इसलिए आपको लिखने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इस स्ट्रिंग के केस में हम सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे तो उससे ही सारा काम हो जाएगा। बल्कि एरेस का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि उनमें हम स्ट्रिंग्स को इजीली स्टोर कर सके। वो तो आईएनटी के लिए सिर्फ शुरू में समझाने के लिए हम एरेस का यूज़ करते हैं और एरे ऑपरेशंस उसमें सीखते हैं, बल्कि एरे के असली ऑपरेशंस तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर काम आएंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आएगा, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं अभी बीच में, उसके बीच में पॉइंटर रिकर्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएगी। लास्ट में फाइल हैंडलिंग आएगी। फाइल हैंडलिंग के बाद में ये सी का कोर्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स, यूनियंस वगैरह बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली, मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें नहीं आने वाली। तो अगर आपको सीखने में मज़ा आ रहा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं फिर से बोलूँगा, ये भले ही सही मजाक में लेते हो आप, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई ध्यान से बैठ के पढ़े तो सब कुछ पॉसिबल है। हम बात कर रहे थे स्कैनफ की, तो स्कैनफ में हमें एम्परसेंट लिखने की अब ज़रूरत नहीं। हम हर बार आज तक स्कैनफ में ये एम्परसेंट लिखते हुए आए, लेकिन इस बार तो कंपाइलर खुद ही लगाने वाला है। %s की जगह पर हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे। अब स्कैनफ को जैसे ही स्पेस मिलेगा या फिर एंटर मिलेगा, या फिर अगर ASCII कोड में स्पेस के लिए शायद 32 होता है और एंटर के लिए 10 ASCII कोड होता है, जैसे ही 32 और 10 मिला बफर में से तो वो तुरंत वहीं पे रोकेगा और अरे के अंदर \0 प्लेस कर देगा।
हिंदी में लिख लीजिए, मैं कोड टाइप कर रहा हूँ, कोड भी लिख लीजिए। इस बार हम हार्ड कोडिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल अब यहाँ पर हम स्कैनफ से स्कैन करा लेंगे, स्कैनफ %s, नेम। इसके पहले हम यूज़र को बताएंगे कि एंटर करो भाई स्ट्रिंग को, क्योंकि यूज़र को क्या पता कि यहाँ पर क्या करना है, वो तो एप्लीकेशन तो रुक जाएगी चुपचाप वहाँ पे आके। यूज़र को बताने के लिए हमें यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग ऐसा करके यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हम पहले कर चुके हैं। अब इस वाले केस से इस वाले स्टेटमेंट से %s इनपुट हो जाएगा, वही बफर से उठेगी और फिर वो वैल्यू अरे में आएगी। प्रिंटफ के केस में हम यहाँ पर ऐसा प्रिंट कर देंगे हेलो, कॉमा और स्पेस, हेलो और कॉमा और स्पेस, मतलब कि हेलो आना चाहिए और जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करें वो आना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन क्लियर करके मैं इसको रन करके बताता हूँ। रन करेंगे तो ये बोलेगा एंटर स्ट्रिंग, मैं जतिन लिखूंगा या फिर आप आपका नाम लिखिएगा, एंटर करेगा तो ये आपका नाम के साथ में हेलो प्रिंट कर देगा, जैसा कि हमने प्रिंटफ में उसको बताया करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दो एंटर योर नेम, कंपाइल कर लो इसको तो बिल्कुल बढ़िया कंपाइल हो जाएगी। तो ये अब बोल रहा है एंटर योर नेम, फिर से मैं अपना नाम एंटर करूँगा, एंटर दबा दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एप्लीकेशन मेरे दोस्त को दी, उसको दिखा कि एंटर योर नेम। अब मेरे दोस्त को तो कुछ पता नहीं कि इसमें क्या कोड है क्या है, उसको तो मैंने सिर्फ ये आउट वाली फाइल दी और बोला कि इसको अपने सिस्टम में रन करके देख लेना। अब मेरे दोस्त का नाम है सुमित शर्मा, डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पे। मेरे फ्रेंड का नाम है सुमित शर्मा। तो अब इसको ऐसा लगा, यहाँ पर एंटर योर नेम देख के इसको ऐसा लगा कि मुझे तो मेरा फुल नेम एंटर करना चाहिए, तो इसने टाइप करना शुरू कर दिया सुमित शर्मा। तो अब इसी पॉइंट पे आपको ऐसा समझ आना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन में, हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ आ चुकी है। जैसे ही मैं ये इनपुट पास करूंगा तो ये तो सिर्फ हेलो सुमित बोल रहा है, जबकि मेरे दोस्त ने तो सुमित शर्मा टाइप करके इनपुट दिया। तो मेरा दोस्त तो मुझे फ़ोन लगा के गालियाँ देगा कि ये कैसी एप्लीकेशन बनाई तुमने, ये तो फर्स्ट नेम ही ले रही, लास्ट नेम तो ले ही नहीं रही। और वो फिर मेरे माथे आएगा क्योंकि एप्लीकेशन मैंने बनाई, इसकी कोडिंग मैंने करी। तो अब ये समझना ज़रूरी है इसका रीज़न। तो इसका रीज़न ये है कि इसने स्पेस एंटर करा, स्पेस इनपुट करते टाइम स्पेस का एस्काई कोड होता है 32, और स्कैनफ को पढ़ते पढ़ते इसने कैपिटल एस का एस्काई कोड पढ़ा, यू का एस्काई कोड, एम का एस्काई कोड, आई का, टी का। जैसे ही उसने स्पेस पढ़ा उसने तो हटाया, इतनी अरे बनाई और उसके आगे \0 ढाप दिया। \0 डालने के बाद में जब प्रिंट एफ चला तो प्रिंट एफ से तो इस %s में \0 तक सब कुछ प्रिंट हो गया। मतलब कि फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है और आप फिलहाल के लिए लिख लीजिए। मैं फिलहाल ये पॉसिबल नहीं कि इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। इसका सॉल्यूशन हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स के बाद डिस्कस करेंगे, जब कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस बेसिक पढ़ लेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेंगे कि ये आपको ये सारे केस लिखना है। अभी के लिए फ़िलहाल में ये समझ लेंगे हम कि यहाँ पर एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर या फिर योर लिखने की ज़रूरत नहीं, एंटर स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है, आपको आपकी सिस्टम पे ये प्रोग्राम को रन करके देखना है। आप आपका फुल नेम डाल के देखिएगा, जैसे ही आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे स्कैनफ को तो वो स्पेस के आगे का सब कुछ डिलीट कर देगा। डिलीट नहीं करेगा बल्कि वो अरे के अंदर सिर्फ वहीं तक स्टोर करेगा जहाँ तक कि स्पेस आ रहा है, और उसके आगे वहाँ पे \0 लगा देगा, जैसा कि हमने अभी अभी बोर्ड पे डिस्कस किया। इससे हमने सीखा कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर का क्या क्या काम होता है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर का काम होता है कि एक स्ट्रिंग का खत्म कहाँ पर हो रही है वो बताना। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई हो। स्ट्रिंग टर्मिनेटर का काफ़ी हैवी यूज़ होने वाला है आगे जाके। स्ट्रिंग टर्मिनेटर का कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बोर्ड पर ही समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर का क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे ली है, इस बार 1000 बाइट्स की, मतलब कि 1000 एलिमेंट्स की एरे ली है, और मैंने यूज़र से बोला एंटर स्ट्रिंग।
यूज़र से स्ट्रिंग एंटर कराई मैंने, अब यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर कर दी, वो इस 1000 में से कहीं पे स्टोर हो चुकी है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल किसी रीज़न के लिए मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता करना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़र ने कितने इनपुट करे, तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट करा ABCDE। अब स्कैनफ ABCDE को पकड़ेगा और यहाँ पर \0 लगा देगा। ये अरे एलिमेंट्स हो गए सारे, ये अरे एलिमेंट्स हो गए सारे। इन अरे एलिमेंट्स में जब प्रिंटिंग स्टार्ट होगी तो \0 तक प्रिंट होगा। अब हमें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता करने हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कितने कैरेक्टर्स है, तो हम 0 से लेके लूप चलाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक की वैल्यू \0 नहीं आ जाती। अगर \0 आ गई वैल्यू, इसका मतलब कि खत्म हो गए, और जितने फिर हमारे जितनी बार वो लूप चलेगा 1 2 3 4 5 बार, तो 5 नंबर आ जाएगा, वो अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे हमने नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करी थी, वैसे ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कैलकुलेट करेंगे। ये सब हम स्ट्रिंग ऑपरेशन में करने वाले हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन। अगले सेशन से मोस्ट प्रोबेबली हम स्ट्रिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि एक अरे में से दूसरे अरे में स्ट्रिंग कॉपी करना, उसके बाद में स्ट्रिंग्स को जोड़ना, उसके बाद में एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो काउंट करना, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कोई लोअर केस स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए को कैपिटल में कन्वर्ट करना, कैपिटल वालों को स्मॉल में कन्वर्ट करना, किसी वर्ड को कैपिटलाइज करना, मतलब कि उसका फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करना, फर्स्ट वर्ड को स्मॉल करना, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है और भी, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।